तहसील का शिमला जो बाढ़ प्रभावित 2013 से अब तक बाढ़ की दस्त झेल रहे हैं। आज जिस जगह पे जमीन मिली है वहां पे आज भी लोग खुले आसमान के नीचे झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। आवास, बिजली, शौचालय कुछ भी उनको आज तक। आप बात सुनिए, ये बिल्कुल सही है। आप एक जागरूक पत्रकार हैं गाजीपुर के। अब मैं बताऊं आपको कि जब कटान में ये सिमरा का अस्तित्व समाप्त हो चला, तब उस समय जनमानस में एक आक्रोश था। सिमरा से जो विस्थापित लोग थे उनको लाके मोहम्मदाबाद इंटर कॉलेज में और यूसुफपुर मंडी समिति में बसाया। फिर तलाश शुरू हुई और एक जगह भूमि मिली और उस भूमि को उन गरीब परिवारों में आवंटित कर दिया गया। लेकिन एक बात उस समय चूक हुई कि जहां भूमि दी गई उनको आवंटन, वह भूमि खुद ही बिल्कुल उसकी सतह बहुत नीचे, यानी जरा भी जब गंगा जी बढ़ती तो वहां पानी लग जाता। इस साल भी छाती के ऊंचाई तक पानी था, तो उनको जो जमीन मिली भी वो उसमें नहीं रह पाए। अब वहां से उनको निकाल करके लाके फिर विद्यालय में मोहम्मदाबाद कस्बे में रखा गया। अब उनके ऊपर ये बार बार कि अब तुम लोग वापस जाओ, विद्यालय नहीं चलेगा। एक समस्या है, ये बात रखी गई है, प्रशासनिक स्तर पर विचार हो रहा है। हम सब लोग इस पे चिंतित है कि कोई और अच्छी जगह खोज के निकाली जाए, जो कम से कम वो ऐसी जगह न हो कि एक जगह से विस्थापित हो दूसरी जगह बसाए जाए और वो वहां भी डूब जाए, तो इसका मतलब नहीं है। हाँ, एक बात दो बात जो आपने बताई, अभी हमें शेरपुर के पूर्व प्रधान लल्लन राय जी ने भी ये फोन करके बताया कि ट्रांसफार्मर के लिए बिजली विभाग के सब लोग गए, सारी औपचारिकताएं पूरी, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। यही तो बात है, बिजली विभाग जहां अपनी सख्ती के चलते आम लोगों में एक अजब तरह का वातावरण बना दिया, वहीं जनता के बीच में बड़ी निराशा है लोगों में कि भाई वहां ट्रांसफार्मर ऐसी जगह तो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देख पहुंचा देना चाहिए, नहीं पहुंचा पाया। पीने के पानी की भी समस्या वहां पर है। आपका विषय बहुत ही संवेदनशील है, हम लोगों के संज्ञान में है। अपने स्तर से हम लोग इस संबंध में पूरी तरह लगे हुए हैं और जल्दी इस समस्या का निराकरण कराएं। मोदी जी जो है अमेरिका से रिश्ता खराब होने के बाद जो है जापान की यात्रा पर और नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से आपके चैनल से कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता से कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जब धमकी दी थी कि टैरिफ लगा देंगे, तो उसको बहुत हल्के में लिया गया। हमारे देश की मीडिया ने, अभी लागू नहीं हुआ था, धमकी थी 25% की, तो बस एक मिशन चला दिया। परिणाम यह हुआ कि 25% पहले कहा, फिर 24 घंटे के बाद उसको 50% कर दिया। और 50% भी उसने कहा कि अभी लागू नहीं कर रहे हैं, घोषित करते हैं 50% और लागू करेंगे 27 तारीख को। लेकिन हालत ऐसी आ गई कि परसों 27 थी, परसों वो लागू हो गया। बड़ा गंभीर सवाल है, 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सूरत की, कानपुर की, अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, बंद हो गई हैं। भिवंडी की तब तिराह मच गया है हर तरफ। आपके बगल में भदोही में कालीन उद्योग ठप हो गया है। आप सारे मीडिया के लोग खबरें चलाइए, लेकिन संभाल के चलाइए। जब समय से पहले ज्यादा उछलता है आदमी तो कभी कभी दांव उल्टा पड़ जाता है। ट्रंप की जीत को हम एक उत्सव के रूप में इस देश में मनाए। अब की ट्रंप जीत गया, जैसे वो हमारी जीत थी। और उसके बाद की परिस्थिति जो आई तो इतना लानत मलामत कर दिया कि टैरिफ दुगुना हो गया। और जब 50% लागू कर दिया तो हमारे देश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की मीडिया का क्या मुकाम है उसको मैं नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन
डंके की चोट पर लिखा, बहुत से मीडिया के लोगों ने दिखाया और बोला कि मोदी के ट्रंप के टैरिफ लगाने का कोई असर भारत पर नहीं पड़ेगा। मोदी ने उसकी काट निकाल ली और ये देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं। कोई काट नहीं निकली, उसका असर नहीं पड़ेगा, यह कहना एक कोरी बकवास थी। असर पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे हालात के लिए आज देश में बाजारों में ऐसे ही रौनक खत्म है और इस टैरिफ की मार से अब 2 ही मिनट में हम ट्रंप की जय बोलते हैं और 2 ही मिनट में हम ट्रंप को दुनिया की लानत मलामत भी करते हैं। तो आज कुल मिलाकर के जिस वजह से वो पीछे पड़ा, पार्लियामेंट चल रहा था, जब हमने एक बयान दिया था, मीडिया के लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। हमने यही कहा था कि सारा देश मोदी जी और सरकार के पीछे खड़ा था, सारा संपूर्ण विपक्ष खड़ा था जब वहां घटना हुई पहलगाम में। तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जवाब दिया गया। जवाब देने के बाद आगाज तो अच्छा था, लेकिन जो उसकी समाप्ति हुई है वो इतनी बुरी थी कि शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि ट्रंप ने अमेरिका में बैठ के ऐलान कर दिया कि हमने सीज फायर करा दिया और उसके घंटों बाद पाकिस्तान और इंडिया के लोगों ने भी यह स्वीकार किया कि हाँ, युद्ध बंदी हो गई और सीज फायर हो गया। आज वो ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री पब्लिक मीटिंग में जाके कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया था कि वापस जा रहे हो तो हमारे यहाँ चाय पी के चले जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, मेरा प्रोग्राम है, मैं रुकूंगा नहीं। और उसके बाद फिर दूसरे दिन वो आया और दूसरे दिन यही नहीं आया कि मैंने बंद कराया, ये भी कहने आ गया कि 5 फाइटर जेट गिरे हैं। आखिर वो हाथ धो के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों इस तरह से भारत को अपमानित कर रहा है? रोज वो टैरिफ लगा करके और भारत के लिए और प्रधानमंत्री के लिए क्यों इतना आक्रामक, क्यों इस तरह की? अगर उसके जवाब नहीं दिए जाएंगे तब तो जो आम चर्चा है कि अडानी जी का मामला वहां पानी मर गया है, इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज कर लिया गया है, उनका सम्मन भारत सरकार को भेज दिया गया है और अडानी जी को बचाने के लिए अब हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और वो मनमानी करता जा रहा है। देश अवाक है। आज ट्रंप ने जो रोल प्ले किया, एक दिन तो पगलाना तो यहां तक बोल दिया कि पाकिस्तान में तेल मिल गया है और हमने उससे एग्रीमेंट कर लिया और आने वाले दिनों में कौन ठीक है कि भारत को भी तेल खरीदना पड़े पाकिस्तान से। अब पता नहीं आपने सुना ये खबर या नहीं सुना। तो जब वो इस सीमा तक हमको लखेद रहा है तो हमको भी अपनी पॉलिसी को तय करना चाहिए और उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत की जो विदेश नीति है उसमें कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं। एक भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो खुल्लम खुल्ला भारत के पक्ष में खड़ा होके और ठोक करके बोल दे। इसराइल और ईरान के सवाल पर भी हमारी नीति ऐसी है कि हम वैसे तो शो करते हैं, हमारी मीडिया खबरें चलाती है कि हम इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। हमारी शुरू से यह नीति रही है भारत की कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर जो भारत सरकार का स्टैंड था उसको देख। लेकिन आज हमारी यह नीति है कि अखबारों में खबर छपवाएंगे इसराइल के समर्थन की और जब वोट डालना होगा यूएनओ में तो इसराइल के समर्थन में वोट नहीं डालेंगे, हम वॉकआउट कर जाएंगे। हमने वॉकआउट किया है भारत ने, पता कर लीजिए। तो ना हम ईरान के रहे और ना हम इजराइल के रहे और बाकी दुनिया में श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, इकन्नी दुअन्नी अठन्नी जितने भी छोटे बड़े देश हैं, कोई भी खुल्लम खुल्ला भारत के साथ
कोई बात करने का। अब रूस से भी हम बतियाते हैं, दूगाल तेल उनका ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, दिखाइएगा या मत दिखाइएगा, ट्रंप के टैरिफ से भारत की जनता के पेट पर लात पड़ी और रूस से जो तेल खरीदा जा रहा उसका लाभ अडानी और अंबानी के खाते में जा रहा। वो भारत सरकार को उसका लाभ नहीं मिल रहा, भारत की जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा। हम सस्ता तेल अडानी और अंबानी को दिला रहे हैं। विषय यहां आकर के खड़ा है। इसलिए इस गंभीर विषय पर हमारे मीडिया के भाई बड़ी जल्दी से, आज हम जापान गए हैं, कल हम मुल्तान गए हैं, दौड़िए। सांसद जी, अभी जैसे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन आने वाले एमएलसी चुनाव है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला कौन चुनाव? एमएलसी। कहाँ एमएलसी? खूब पर्चा भरे। अभी तो एक पर्चा भरा गया है, अब वो पर्चा भरा गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव का, और वहां इंडिया गठबंधन एक होकर के वोट डालने जा रहा है 9 तारीख को। इतना तो हमको मालूम है, बाकी अभी खबर है नहीं। आप लोग जन्म दे रहे हैं तो उस पर सवाल आप ही करिए, जवाब आप ही के पास है, हम क्या दें। आज तो एक ही पर्चा भरा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी घोषणा किया है कि अमित शाह का सर जो टेबल पर काट रखना चाहिए। क्या है, सारे लोगों के अपने वक्तव्य होते हैं, किस प्रसंग में क्या कहा जाता है, कितनी झूठी कितनी सच्ची खबरें, उसमें सब में टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं। बिहार इन दिनों चर्चा में। बिहार तो चर्चा में है, बिहार चर्चे में है, खतरनाक चर्चा है। वहां इंडिया का सफाया होने जा रहा है। हार नहीं होगी, ऐसी हार होगी कि आह करके कमर पकड़ के बैठ जाएगी। ये नहीं है कुछ सफाया, ये बिहारी जगह है बहुत दिन के बाद, और देश में बदलाव की क्रांति बिहार की धरती से शुरू होने जा रही है। जबरदस्त एकजुटता है, हर समाज वर्ग के लोग ये मन बना लिए कि ये जो ठगने वाले लोग हैं इन लोगों से मुक्ति पाई जाए। और अजीब है, बिहार के नक्शे पर हमारे माननीय ओम प्रकाश जी आज बिहार की ड्यूटी पे गए हुए हैं। हम लोग भी डाणे पे हैं, गंगा के उस पार बिहार है, गंगा के इस पार गाजीपुर है। तो जो खबरें मिल रही हैं, मैं गया भी था 2 दिन 3 दिन वहां रह के आया, मुझे तो लगता है कि बहुत ही बुरी तरह हार जाएंगे लोग। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी अस्तित्व में आई है उसको जो सदस्यों के विनिंग गिनती होगी उससे भी कम होंगे, ये आप मिला लीजिएगा। जो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की गिनती होगी और जो नीतीश कुमार के पार्टी की जदयू की जो गिनती होगी, मिला लीजिएगा, यहां आ गए। बिहार में नीतीश कुमार ने घोषणा किया प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। अब दिया जाए, क्या ये चुनावी समय बीत गया, अब कितनो लॉलीपॉप खिलाइए, इस बार बिहारी जग गया है। और बिहारी, एक बिहारी 10 पर भारी। ये लोग जाके कितनो सब्ज बाग दिखाएं, उनको गुजराती मॉडल पसंद नहीं है। उनका कहना है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज स्थापित है। बिहार की जनता का मानना है कि बिहार ही वो प्रांत है जहां गुजरात के ठेकेदारों ने जितने पुल बनाए, 21 पुल तो गिर गए। अब बताइए, विकास हो रहा है या मजाक हो रहा है? ठेकेदारों की कमाई का साधन बना हुआ है। और अब पूरे भारत में बेचैनी बहुत बढ़ गई है। आप उत्तर प्रदेश के ग्राफ में देख लीजिए, कल ही मैं देख रहा था, अब तो सब सर्वे शुरू हो गया। आज की डेट में अगर सब मान के चल रहा कि चुनाव करा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बम्पर बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। त्राह त्राह मचा हुआ है।